Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. CA फाइनल IDT का MTP1 हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं है. वन पॉइंट विच आई फेल्ट, ICAI ने ज़्यादा अमेंडमेंट्स को टेस्ट नहीं किया. डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेटिव है, कोई नई चीज़ें नहीं आई है. MCQs में एक दो पॉइंट्स है जहाँ पे आपको पक्का प्रॉब्लम आया होगा. तो इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन अ वेरी स्विफ्ट रैपिड मैनर. MCQ सारे सॉल्व करेंगे. MCQ सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा नजर देना कि यार कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किन चीज़ों को पकड़ रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ सर्टन नैक, देर इज अ सर्टन आर्ट एसोसिएटेड विथ रीडिंग ऑफ MCQs एज वेल. ठीक है, तो वो तरह समझने की कोशिश करना. वो मैं बता नहीं सकता, वो मैं दिखा सकता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझना है वो. यस, एंड डिस्क्रिप्टिव में से सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी कंक्लूजन है, उसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेंगे. ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. वी विल कीप द टारगेट ऑफ 1 hour 15 minutes. दो चीजें, अगर चैनल पे नए हो तो ensure that you are joining my telegram channel. That is going to be a very important resource for your overall CA final journey and for IDT resources. And second, genuinely अगर अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये जरूर करके जाना. आपके लिए वो एक नंबर रहता है, हमारे लिए वो एक मोटिवेशन रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल. यस, सिर्फ आपका सपोर्ट होता है. चलो सर, लेट्स स्टार्ट. जब आप केस सिनेरियोस का रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको इस पे फोकस नहीं देना कि सर एक एक चीज में अभी एकदम अच्छे से एनालाइज करता हुआ जाऊंगा. यू जस्ट हैव टू रिव्यू व्हाट इज हैपनिंग. ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट से एक बार बात करो. हाँ भाई, धंधा क्या है तेरा, क्या करता है, कौन से स्टेट में, क्या बिजनेस है. और फिर जब सवाल पूछेगा तो अपने को दोबारा ऊपर जाना ही पड़ेगा. डोंट कमिट द मिस्टेक ऑफ ओवर एनालाइजिंग, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट सम इंफॉर्मेशन इज देयर बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड. It is possible that there is some question which is isolated, which doesn't need require it doesn't require the reading of the above part. तो थोड़ा हैंडल करना सीखो. आ जाओ, let's start. Bolt Limited, a supplier of water purifier, is a company registered in the jurisdictional GST authorities at its principal place of business in Mumbai. Okay, मुंबई में है. Bolt Limited has approached MMT India, a Mumbai-based event management company registered in the state of Maharashtra, to undertake following activities with respect to organization of event to be held in July 21 to July 22 in Udaipur, Rajasthan. तो मुंबई की एक क्लाइंट ने मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट को बोला है, हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज करिए उदयपुर में. कहाँ पे हुआ ये? उदयपुर में, राजस्थान में, जुलाई के महीने में. बस उसमें क्या क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सोविनियर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हमारे एम्प्लॉय का वहां पे पूरा स्टे पे कराइए और उनको सोविनियर्स भी हम देंगे. वो सारा अब आपको हैंडल करना है. बोल्ट लिमिटेड हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स सम ऑफ 3 CR एक्सक्लूसिव ऑफ GST. हमेशा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव चेक करना. रेट्स आर 9%, 9%, 18% इन द एफोरसेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय MMT. अमाउंट ऑफ 50 lakh इज पेड टू MMT इंडिया एज एन एडवांस एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑन जून 25. सर्विसेज के एडवांस के ऊपर क्या GST लगेगा? बिल्कुल लगेगा. यस, वी नो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज. यस, बैलेंस अमाउंट इज पेबल ऑन जुलाई 21 अपॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस एंड इनवॉइस इज ड्यूली इशूड फॉर द फुल अमाउंट इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो आपका सप्लाई बाद में हो रहा है, इनवॉइस बाद में हो रहा है, वो जुलाई में हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है. MMT एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. अब MMT को काम मिल गया है. अब MMT आगे जाके वेंडर से बात करेगा ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाए. MMT एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद कंफर्ट होटल्स, होटल बेस्ड इन उदयपुर, फॉर द अफोरसेड इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉइज. कंफर्ट हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू MMT इंडिया which includes accommodation and ancillary services at agreed amount of 1,50 lakh, which is again exclusive of GST. तो कंफर्ट होटल ने बोला ठीक है, आपका जो भी इवेंट है, होटल में स्टे है, वो सब हम करा देंगे 1.5 CR में. ओके, रेट्स दिए गए और एक्सक्लूसिव पे हमने ध्यान दिया. कंसिडरेशन इज पेबल एट द टाइम ऑफ चेक इन ऑफ द गेस्ट ऑन जुलाई 2021. तो बेसिकली यहाँ पे सप्लाई खत्म होने से पहले, चेकआउट से पहले, चेक इन के टाइम पे पूरा हम पेमेंट दे रहे हैं. तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली बात है सर जुलाई में ही आएगा. अब जब टाइम ऑफ सप्लाई इतना क्लियर है ना कि सर जुलाई में आ रहा है, तो दोबारा डेट्स मत निकालो. अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं पूछा है नीचे, तो आप एग्जैक्ट डेट्स के कैलकुलेशन में मत घुसना. मोटा मोटा दिमाग में आएगा अब ये जुलाई में ही जाने वाला टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैंने कोई एडवांस नहीं पे किया. फर्दर मतलब ये एक और ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं. MMT इंडिया ऑल्सो एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद यूनिक गिफ्ट शॉप, अ वेल नोन गिफ्ट शॉप बेस्ड इन उदयपुर, राजस्थान, फॉर द परचेज ऑफ सोविनियर फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ बोल्ट लिमिटेड. कंपनी ने बोला था बोल्ट ने कि भैया सोविनियर भी चाहिए, तो इसके लिए वो उदयपुर के गिफ्ट शॉप में गए जिसका नाम है यूनिक गिफ्ट शॉप. यूनिक वाले को बोला ठीक है भैया, आप हमें ये वी आर गोइंग टू परचेज दिस. इट वॉज एग्रीड दैट द सोविनियर वुड बी परचेज्ड बाय MMT
फ्रॉम दिस यूनिक गिफ्ट शॉप एट अ कंसिडरेशन ऑफ 20 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। रेट्स दिए गए हैं एंड इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, इसको अलग से मार्क कर रहा हूं, कौन सा कलर लूं भाई इसका, इसको अलग से मार्क कर रहा हूं, पे अटेंशन। यूनिक गिफ्ट शॉप वुड डिलीवर देम एट द इवेंट लोकेशन कंफर्ट होटल्स उदयपुर। आपको पक्का इसके ऊपर क्वेरी आया होगा, तभी आप शायद इस वीडियो में आए हैं, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर मैंने कुछ फैकल्टी से भी बात करी है और मैं अपना व्यू पॉइंट भी रखूंगा एंड थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा हो सकता है अपने को आईसीआई के साथ थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आंसर, सो वी विल डिस्कस दैट। द अफोरसेड अमाउंट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द सोविनियर एंड द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द सेम। इसको एनालाइज करेंगे वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से। Entire consideration is payable by MMT to Unique at the time of delivery of the souvenirs on the July 21। कोई एडवांस नहीं है तो जुलाई में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। इन द मंथ ऑफ अगस्त, अब ये चले गए, जून की बात आ गई, जुलाई की बात आ गई। जून में हमने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए, ऊपर एडवांस लिया है कंपनी से, जुलाई में इवेंट वगैरह हो गया। अगस्त में जाके बोल्ड लिमिटेड ने एक नया ट्रांजैक्शन किया है। इट गिव्स ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज अ वाटर प्यूरिफायर इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, अब गिफ्ट भी वर्ड यूज कर दिया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी यूज किया, देख लेंगे एक बार क्या बनता है। ओपन मार्केट वैल्यू इज 52.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेकिन यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं टोटल। तो टोटल 150 पीपल को हमने जो पे किया है, जो भी ये वाटर प्यूरिफायर गिफ्ट किया है, उसकी कॉस्ट है 52.5 लाख एक्सक्लूडिंग द जीएसटी एंड ऑल वाटर प्यूरिफायर्स बियर द सेम कॉस्ट। आपको क्वेरी आ सकता है सर इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब ये है कि अगर आप 52.5 को 150 से डिवाइड करेंगे तो एक का कॉस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। सो इट इज नॉट लाइक टू सीनियर एम्प्लॉय आई एम गिविंग अ मोर एक्सपेंसिव वन एंड जूनियर एम्प्लॉय मे बी आई एम गिविंग अ चीप वन। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट हियर। बोल्ड लिमिटेड एंड एमएमटी इंडिया आर नॉट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये दोनों मुंबई में रजिस्टर्ड है, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। देयर इज नो अदर टैक्सेबल सप्लाई और प्रोक्योरमेंट अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट एंड यूनिक गिफ्ट शॉप। तो एमएमटी ने सिर्फ दो ही वेंडर से डील किया, एक होटल से डील किया है और एक गिफ्ट शॉप से डील किया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर बोथ द पीरियड इज निल, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव। बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो 5 ही सवाल दिए इन्होंने, 10 मार्कर बनाया है, 12 नहीं बनाया। जनरली 12 और 3 एमसीक्यूज आते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते आइए। इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सोविनियर्स बाय द यूनिक गिफ्ट शॉप टू एमएमटी इंडिया एलएलपी, द प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक आराम से ध्यान से सुनना, पहले मैं इसका वैल्यूएशन बताता हूं आपको। वैल्यूएशन में क्या बातें आ रही है, 20 lakhs का वैल्यू है और यहां पे क्या दिया है, द अफोरसेड अमाउंट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग एट द लोकेशन। तो क्या ये दोनों पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बनेगा? आंसर इज यस। वैल्यूएशन के लिए दिमाग में क्या लेके आएंगे, 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी असेसेबल वैल्यू बन जाएगी। हम दोनों कोई रिलेटेड तो है नहीं, एमएमटी और गिफ्ट शॉप कोई रिलेटेड तो है नहीं, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो रूल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। 15(2) के हिसाब से ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, तो इस मतलब दे आर इंक्लूडेड, सो नो ट्रीटमेंट, दे आर टू बी इंक्लूडेड एंड दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो आंसर तो 20 लाख बनने वाला है, ठीक है। तो वैल्यूएशन का आंसर आपका 20 लाख बनने वाला है, ये आपका आंसर नहीं बन सकता। अब ए और सी के ऊपर थोड़ा सा आपको भी डाउट आया होगा, मैं बता दूं मैंने कुछ फैकल्टी से भी बात करी और हम इसका व्यू पॉइंट रखने का ट्राई करते हैं। सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपने क्या लगाया है बताओ। देखो इसके प्लेस ऑफ सप्लाई में ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 10 लगेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10(1)B लगाना है या 10(1)A लगाना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आईसीआई ने 10(1)B लगाया है, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में जब 10(1)B लगता है, इफ यू रिमेंबर, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे ये शिपिंग होता है। तो एमएमटी के इंस्ट्रक्शंस पे ये शिपिंग हुआ उदयपुर को, और ये एमएमटी का जो जगह है दैट इज द महाराष्ट्र, वो इन्होंने आंसर बनाया प्लेस ऑफ सप्लाई में बिल टू शिप टू मॉडल लगा के। अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं वेल एंड गुड, तो आपका आंसर महाराष्ट्र बन जाएगा और आईसीआई ने अपना आंसर महाराष्ट्र ही बनाया है। तो सर इसके अंदर ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कहां से आया? कई बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू आया होगा, मेरा भी एक टाइम पे आया। सुनिए मेरी बात, अगर आप 10(1)B की और 10(1)A का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, मैंने इसका बेरट निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। एंड सी अंडरस्टैंड गाइस, जीएसटी ना एक इंटरप्रिटेशन वाला लॉ है। तो ऐसा नहीं है कि सर हम स्टूडेंट है तो हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है, आप जो बोल रहे हो आपका ही परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में सब कोई स्टूडेंट ही है। जीएसटी में जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, वो भी आज लर्न ही कर रहे हैं, वो भी इंटरप्रीट कर रहे हैं, केस लॉज रोज आ रहे हैं, हाईकोर्ट और हाईकोर्ट आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो कुछ पार्ट रहता है लिटिगेशन का।
और वहां पे हमें आईसीआई के साथ थोड़ा सा लर्निंग की तरफ, जिसको अपन मार्क करते हैं ना टिपिकल क्वेश्चन बना के, तो वैसा अपने को समझना है। लेकिन मैं आपको नॉलेज भी तो देना है ना मुझे, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समझने का ट्राई करते हैं। अगर आप 10(1)(b) को रीड करेंगे तो इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, तो ये रही मेरी पार्टी नंबर 1, सप्लायर to a recipient or any other person. This is my party number 2 on the directions of a third person. In my opinion, this shows that there are 3 parties involved. अगर आप ICI का मटेरियल ओपन करेंगे, आप चैप्टर नंबर 3 प्लेस ऑफ सप्लाई में जाइए और वहां पे आप 10(1)(b) का एक्सप्लेनेशन देखिए। आफ्टर द बेयर एक्ट दे गिव यू द एक्सप्लेनेशन, वहां पे भी उन्होंने ये बोला दैट देयर आर 2 सप्लाईज, तो देयर आर 3 पार्टीज इन द ट्रांजैक्शन। अभी वाले एग्जाम्पल में एक गिफ्ट शॉप है और एक हूं मैं एमएमटी इंडिया। सर वो होटल मेरे से कोई परचेज नहीं कर रहा वो वाला गिफ्ट आइटम, सो दैट होटल पे मैंने सिर्फ डिलीवरी कराई है, दैट बिकम्स अ मियर वेन्यू, नॉट अ पार्टी इटसेल्फ, नॉट अ पर्सन इटसेल्फ। तो इन माय ओपिनियन मेरे दिमाग में ये 10(1)(b) अभी हिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10(1)(b) शायद नहीं लगना चाहिए। और सर एक और बात, मेरे हिसाब से 10(1)(a) लगना चाहिए। अगर मैं ये बोलता हूं तो आपका क्वेरी आ सकता है कि सर लेकिन इसमें देखो ना ऐसा लिखा है एट विच द मूवमेंट इज इन्वॉल्व, और लास्ट में लिखा है एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो 10(1)(a), क्योंकि 10(1)(a) में रेसिपिएंट को तो डिलीवरी हुई नहीं है। गाइस यहां पे लिखा है डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, बट ये नहीं लिखा, पे अटेंशन एवरीवन, यहां पे ये नहीं लिखा डिलीवरी टू द रेसिपिएंट एट हिज ओन फिजिकल प्रीमाइसेस। तो मैंने डिलीवरी वेन्यू पे करा दी, तो व्हाई नॉट 10(1)(a? दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू एंटरटेन, आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एक अभी आपका आईटीसी के अंदर एक सर्कुलर आया था। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट सर्कुलर वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटीसी, में उस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट उठाया, उसके अंदर एक बात लिखी थी कि जब मैं जो मेरे बिहाफ पे जो ट्रांसपोर्टर, अगर आपको वो सर्कुलर याद आ रहा है तो आपको क्लिक करेगा, वरना आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो वो मेरा ट्रांसपोर्टर होता है और सामने वाला रेसिपिएंट द सप्लायर होता है, सप्लायर ने वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी उसने बना के दिया वो मेरे ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर देता है। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर आईटीसी इज आई शुड बी टेकिंग द आईटीसी ओनली आफ्टर आई रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज। बट जब ट्रांसपोर्टर ने मेरे बिहाफ पे रिसीव किया, इज इट अ कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन ऑफ मी रिसीविंग द गुड्स? उस सर्कुलर ने बोला यस। तो मैं सिर्फ उसमें से ये पार्ट ले रहा हूं, इंटेंशन ऑफ द लॉ ले रहा हूं, इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कह रहा हूं कि रिसीविंग मे नॉट नेसेसरीली मीन रिसीविंग बाय माई सेल्फ। तो मैंने रिसीव किया, मैं भी कहीं और रिसीव किया, पर मेरे लिए ही हुआ ना, तो व्हाई नॉट दिस? व्हाई कैन नॉट आई से दैट दिस डिलीवरी इज हैपनिंग, ओके, बट दिस इज फॉर माई डिलीवरी ओनली, और मैंने सिर्फ उसका वेन्यू उदयपुर में रखवा लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार 10(1)(b) में तो 2 सप्लाई आनी चाहिए थी। एंड एग्जाम्पल भी आईसीआई के ऐसे है, एक्सप्लेनेशन में भी क्लियरली लिखा है, मैंने और भी रिसर्च करी, वहां पे भी यही आ रहा है कि 3 पार्टीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 पार्टी नहीं है, एक वेन्यू है और पार्टी 2 ही है, गिफ्ट शॉप और मैं। बट आईसीआई ने इसको 10(1)(b) के हिसाब से आंसर किया है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा भाई, भगवान से एक बार प्रे करेंगे कि आईसीआई इसको चेंज ना करे, क्योंकि कल को कुछ लिटिगेशन हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब हमें नहीं पता, फिर कभी कॉरेंजेंडियम डाल दे और आईसीआई चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। ओके, मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिए। कहीं ना कहीं कुछ फैकल्टी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला नहीं सर 10(1)(b) भी हो सकता है, ठीक है, वो 1% पार्ट इस क्वेश्चन का है जो अपन हम छोड़ देते हैं। इसके ऊपर अगर मुझे कोई और चर्चा मिली कंक्लूसिव तरीके से, तो मैं इसके अंदर कमेंट करके आपको डाल दूंगा। मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं, मैंने आपको दोनों ओपिनियन दिए, मुझे लगा कि नहीं सर इस वीडियो में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल को उसमें मुझे कुछ चेंज लगा तो बड़ा ही ऑनेस्टली मैं उसको कमेंट करके पिन कर दूंगा। मैं इतना आपके सामने सच्चाई के साथ रहता हूं, ठीक है। और ये 1 या 2 ही ऐसे एरिया रहते, बाकी पेपर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो ये एक ही एरिया था, तो इन्होंने, चलो हम अभी आईसीआई का मान लेते, 10(1)(b) लेके इन्होंने बिल टू शिप टू मॉडल बना के एमएमटी को थर्ड पर्सन माना है, और उस एमएमटी को इन्होंने इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया है महाराष्ट्र। तो लेट्स एग्री विद दैट, क्योंकि अगले आंसर्स वरना सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने ए में डाल दिया, ठीक है ना। सो लेट्स गो फॉर दिस, ए इज द आंसर। मैं आपको एक एक मैच कराते हुए जाऊंगा, ए इज द आंसर। आगे पे चलते हैं।
The place of supply of hotel accommodation services provided by Comfort Hotel to MMT India. This is very very clear. The place of supply for this will be under section number 12(3) of IGST. The location of the property, that is उदयपुर. इसमें कोई आपको डाउट नहीं आएगा. नेचर हमेशा होटल वालों का इंट्रा ही बनता है. तो राजस्थान उदयपुर इंट्रा, तो इसमें आपका डी बनेगा. ठीक है, इसमें आपका डी बनेगा. अगले पे आते हैं. द नेट जीएसटी पेबल इन कैश by MMT India for the month of July in the state of Maharashtra would be dash. MMT wishes to keep its CGST liability as minimum. In simple words वो अपना ITC यूटिलाइज करने का ट्राई करेगा. अब मेरा फोकस थोड़ा सा ध्यान से देखना. द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर जुलाई. महाराष्ट्र में मैं रजिस्टर्ड हूं. ठीक है, जुलाई मंथ में आ जाओ. जुलाई मंथ में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? ये जो 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें से 50 लाख जून में जा चुका है क्योंकि एडवांस था, और बचा हुआ 2.5 CR आपका जुलाई में जा रहा है. ओके सर, इसका ट्रांजैक्शन का नेचर कैसे बनेगा? मैं मुंबई में हूं एंड दिस इज एन इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, सेक्शन नंबर 12(7) IGST, एंड द बोल्ट लिमिटेड इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन द महाराष्ट्र ओनली. बोल्ट भी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो ये आपका इंट्रा नेचर में चला जाएगा. ठीक है, तो 2.5 CR का 9 और 9% आपको लेना पड़ेगा. 2.5 CR का 9 और 9%, दैट इज 22,50,000. यस, और 22,50,000. 10(1)(b) जो हमने ऊपर लगाया ना, यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट वैसे बनता है. आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं और रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर हम इसको 10(1)(a) के हिसाब से राजस्थान बनाए तो मेरा आईटीसी लूज हो जाएगा. दैट इज करेक्ट, बट एट द एंड मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि आईटीसी ये लूज हो रहा है इसीलिए मैं ऐसा लगाना चाहता हूं? तो वो भी थोड़ा इंटेंशन ऑफ लॉ की तरफ देखना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो गुड आर्ग्यूमेंट एक्चुअली कि 10(1)(b) लगाने से एमएमटी को इसका आईटीसी मिल रहा है, क्योंकि अगर राजस्थान होता तो 10(1) आईटीसी आपको नहीं मिलता, मतलब एमएमटी को आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि देन इट वुड हैव बीन इंट्रा स्टेट सप्लाई इन राजस्थान एंड एमएमटी बीइंग रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, उसको आईटीसी नहीं मिल पाता. तो ठीक है, अभी महाराष्ट्र इन्होंने रखा है तो इंटर जीएसटी बन जाएगा, आईजीएसटी का केस बन जाएगा, क्योंकि गिफ्ट शॉप जो है वो आपकी उदयपुर में है राजस्थान में, और महाराष्ट्र आपने प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया 10(1)(b) के अंडर, तो अभी आईजीएसटी लगेगा और मुझे इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा. तो दिस इज अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर अप्लाइंग द आईसीआई 10(1)(b). ठीक है, यस. तो अब कितना है गिफ्ट शॉप का? 20 लाख के ऊपर 18%, 20 लाख के ऊपर 18%, 20 लाख का 18%, 3,60,000 का मेरा आईटीसी हो जाएगा. होटल से जो डील किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस्थान इंट्रा है, मैं मुंबई हूं महाराष्ट्र में, तो वो नहीं मिलेगा. तो इसको पहले आप सीजीएसटी से माइनस कर दो. 2250 माइनस 360, आंसर विल बी 1890. ये रहा 1890, सीजीएसटी 2250 और आईजीएसटी नील, पहले ही मैच कर रहा है. थर्ड का आंसर आपका ए बन जाएगा. थर्ड का आंसर आपका ए बन जाएगा. ठीक है जी, चलो. The finance team is exploring the feasibility of getting MMT India LLP registered as a CTP in the state of Rajasthan. समझने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा क्यों सोचा होगा? क्योंकि उसका होटल का भी आईजी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जा रहा है, तो वो सोचने के लिए मे बी उसने प्लान किया कि यार एक काम करते हैं, इसको सीटीपी की तरफ लेके चलते हैं. ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 जून. ओके, ये ट्रांजैक्शंस हो रही है, जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्रांजैक्शंस, ये ध्यान रखना. जून 25 को पेमेंट हो रही है एडवांस की. इन सच ए सिनेरियो द इनवॉइस टू बोल्ट लिमिटेड विल बी इशूड बाय एमएमटी इंडिया एज अ सीटीपी रजिस्टर्ड इन राजस्थान. तो ऑब्वियसली ये नेचर कौन सा बन जाएगा अब? इंटर, क्योंकि मैं राजस्थान से इनवॉइसिंग करूंगा ना, तो आई विल बी राजस्थान रजिस्टर्ड पर्सन एंड द बोल्ट लिमिटेड विल बी महाराष्ट्र. मोर ओवर द इनवॉइस बाय कंफर्ट एंड यूनिक विल बी इशूड टू एमएमटी इंडिया एलएलपी एट इट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर एज सीटीपी इन राजस्थान. अब सर यहाँ पे मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मुझे आईटीसी भी मिल जाएगा. कंफर्ट होटल्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज गोइंग टू स्टे इंट्रा. एंड यहाँ पे जो एमएमटी इंडिया जो गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप ने जो मेरे साथ डील किया, एंड इफ आई एम इन राजस्थान ओनली, डिलीवरी इज ऑल्सो हैपनिंग इन राजस्थान, तो यहाँ पे आप 10(1)(a) कंटिन्यूड लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर मैं राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज सीटीपी एंड द गिफ्ट शॉप इज सेंडिंग द गुड्स टू मी, तो यहाँ पे बिल टू शिप टू अलग नहीं है, मैं ही बिल हो रहा हूँ, मेरे को ही शिप किया जा रहा है. तो यहाँ पे 10(1)(a) आपको डाउट नहीं आएगा. दिस विल बी क्लियर. ये इंट्रा नेचर का बन जाएगा, इंट्रा राजस्थान, और मुझे आईटीसी मिल जाएगा. एंड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट सीटीपी हैज टू डिपॉजिट इट टू बी पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ सबमिशन
ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज सीटीपी इन राजस्थान इन द मंथ ऑफ जून। तो इसमें आपको टोटल लायबिलिटी निकालनी है। टोटल लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखो, अब टोटल के टाइम आपको ये नहीं देखना एडवांस कितना है और ये कितना है, आपको सारा लायबिलिटी एज अ सीटीपी आप राजस्थान में जितने के लिए भी काम करोगे आपका सारा लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस केस में 3 करोड़ के ऊपर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि अब मैं राजस्थान टू महाराष्ट्र बिल करूंगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 कितना रेट है? 3 करोड़ का 18% आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 54 lakhs। ओके, उसके बाद सर कंफर्ट होटल्स ने मेरे को कितना चार्ज किया है? कंफर्ट होटल्स ने 1.5 CR और उसका 14 और 14%, 1 करोड़ 50 lakhs का 14 और 14%, दैट विल कम आउट टू बी 21 lakhs एंड 21 lakhs। तो इसको निगेटिव, ठीक है, हमेशा फर्स्ट सीजीएसटी का वो कॉलम रखो, सेकंड एसजीएसटी का कॉलम रखो और थर्ड आईजीएसटी का कॉलम रखो। और क्या है सर इसके अंदर? अब तो गिफ्ट शॉप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख के ऊपर गिफ्ट शॉप का 9 और 9%, ठीक है, वो तो क्लियर है। 180 और 180, 180 और 180। अब मैं इसमें से ये सारा सेट ऑफ कर सकता हूं, पहले सीजीएसटी करना फिर एसजीएसटी करना, ठीक है। तो इसमें कुछ बनेगा ही नहीं, आपका आईजीएसटी रह जाएगा ना। 21, 180, आपका नेट आईजीएसटी बचेगा 840, वो एक में ही बच रहा है। तो इसमें बाकी आपको कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, तो वैसे भी नीली आएगा ना। सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आउटवर्ड ट्रांजैक्शन एक ही है जो कि बोल्ट को हो रही है, जो कि महाराष्ट्र में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। कंप्यूट द जीएसटी पेबल इफ एनी ऑन द वाटर प्यूरिफायर गिफ्टेड बाय बोल्ट लिमिटेड टू इट्स एम्प्लॉइज इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब इसमें भी दो पॉइंट ऑफ व्यूज बनेंगे। पहली बात तो गिफ्ट वर्ड यूज किया, तो जितना हमने लर्न किया कि सर गिफ्ट इज ओवर एंड अबाउ, वी विल अप्लाई द प्रोविजो इन पैराग्राफ नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1 50,000 लिमिट, वो देख लो पहले। तो 52,50,000 डिवाइडेड बाय 150, तो वो 35,000 ही बन रहा है, तो इट इज नॉट एक्सीडिंग, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट इन्होंने बोला है इट इज इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली सैलरी। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने गिफ्ट का रेफरेंस दे दिया, बट गिफ्ट इज ओवर एंड अबाउ सैलरी, तो आप इसके अंदर बस डिवाइड कर देना। 52.5 डिवाइडेड बाय 150, वो 35,000 बनेगा। 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसमें आपका कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली, ठीक है। फिफ्थ का बनना चाहिए सी, बिकॉज देयर इज नो लायबिलिटी। फोर्थ का मैच करा दिया ना आपको, फोर्थ का बी, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Vedant Limited is a conglomerate having diversified business including hotels, FMCG, IT. It has a corporate office in Delhi, operations across states in India. As an internal policy, company has obtained single GST registration in each state irrespective of the diversified operations. एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, despite the fact that I have an option to obtain different registrations for different businesses. फोकस करेंगे अप्रैल के ऊपर। ऑलवेज पे अटेंशन, कौन सा टैक्स पीरियड है। अप्रैल का पूछा है, एक आध ट्रांजैक्शन नीचे मे की डाल देंगे, आपको नहीं लेना इसके अंदर, ओके। एफएमसीजी डिवीजन ऑफ द कंपनी इन जयपुर एग्री टू यूज द, अच्छा अब एक काम करे, अब इन्होंने ना आइसोलेटेड एंट्रीज दी है, मुझे क्लियरली दिख जाएगा, ये देखो एफएमसीजी के बारे में दिया है, होटल के बारे में दिया है, ईडी के बारे में दिया है, ये कुछ और दिया है, ये कुछ और दिया है, और सीधा इन्होंने सवाल पूछे। तो मैं काम करूंगा, मैं अभी इसको इंटरनली रीड नहीं कर रहा, क्योंकि सवाल देखना पड़ेगा ना, फिर मैं उस पर एनालिसिस करूंगा। The rate of GST in intra-state supply, unless otherwise provided, shall be 9 and 9% and inter के लिए 18%. All the divisions are eligible for ITC. Now let's come to the direct question. मुझे दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा ऊपर का पार्ट। Which of the following statement is correct in respect of services related to usage of the vacant godown? गोडाउन वाली बात कहाँ आ रही है भाई, ये रहा, तो मैं इसको रीड करता हूँ। FMCG division in Jaipur agreed to use the vacant godown within the premises of hotel division in Udaipur, Rajasthan for storage. Value was agreed at 5 lakh. Said amount was agreed to be adjusted by way of intra-division book adjustment on a monthly basis. अब इसमें देखो आईसी ने कैसे ट्रीट किया इसको। ये अपना राजस्थान के अंदर मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, मैंने दो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, तो क्या इसके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट लगेगा? 25/4, 25/5 कोई भी नहीं लगेगा। 25/4 नहीं लगेगा क्योंकि मैंने एक स्टेट के अंदर एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है। 25/5 भी नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं बन पाया। तो जब ये बन ही नहीं पाया तो इसकी सप्लाई की बात क्यों उठेगी? क्या बात समझ पा रहे हो आप? ये सेपरेट पर्सन ही नहीं है,
पर्सन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन अलग लिया ही नहीं है ना, एक ही है, तो एक के अंदर इन्होंने कोई सप्लाई की बात नहीं उठाएगी। सो हियर द आंसर विल बी नो जीएसटी इज चार्जेबल ऑन द यूसेज ऑफ दिस वेकेंट गोडाउन। सिक्स्थ का आंसर बनना चाहिए बी। हालांकि मैं आपको बता दूं रियल एक इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बुक एडजस्टमेंट कंसिडरेशन का फॉर्म बन सकता है क्या, कि अगर 2 पर्सन हो, पैसा नहीं पे कर रहे लेकिन इंटर बुक एडजस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, बुक्स की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं बुक्स में, आंसर इज यस, वो बन सकता है, क्योंकि कंसिडरेशन में मनी और अदरवाइज कुछ एक एडजस्टमेंट भी आ सकती है। जस्ट टेलिंग यू फॉर द नॉलेज पर्पस, ओके। Assuming that the payment for utilization of IT platform has not been made by the hotel division to the IT division till the end of October month for the current financial year, the hotel division, अब ये पढ़ना पड़ेगा भाई क्या है, कोई समझ में आएगा, ये IT प्लेटफॉर्म की कुछ बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट इट। होटल डिविजन ऑफ द कंपनी इन महाराष्ट्र यूज द IT प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड मैनेज बाय द IT डिविजन ऑफ द कंपनी इन दिल्ली। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए साहब कि ये एक महाराष्ट्र और दिल्ली की बात हो रही है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स में फॉल करेगा। अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लिया है तो 25(4) में ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा। अब महाराष्ट्र के होटल डिवीजन ने आईटी प्लेटफॉर्म यूज किया दिल्ली का, वैल्यू 12 लाख डिटरमिन करी है। आईटी डिवीजन ट्रीटेड द सेम एज डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल नंबर 1, बहुत बढ़िया। चार्ज द जीएसटी ऑन द डीम्ड सप्लाई ऑन 25 अप्रैल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। होटल डिवीजन अवेल्ड द आईटीसी बट नो पेमेंट वॉज मेड फॉर सच सर्विसेज बाय द होटल डिवीजन टू आईटी डिवीजन। सर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा साहब कि 180 डेज का पेमेंट वाली कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन 3 केसेस। केस नंबर 1 में क्या था, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 180 डेज कंडीशन, ठीक है। तो ये होता है, और क्या होता है सर, आरसीएम के सप्लाईज होते हैं, और क्या होता है सर 15(2)(b) सप्लायर्स ऑब्लिगेशन पेड बाय द रेसिपिएंट। आपको शेड्यूल नंबर 1 वाली बात याद रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मेरे को आईटीसी रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 डेज की कंडीशन लगती ही नहीं है। अगर लग रही होती तो मैं रिवर्सल कर देता, क्योंकि वो 6 मंथ्स वाली बात आ जाती। अप्रैल से आगे देखो, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो 6 मंथ्स खत्म हो रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो शेड्यूल नंबर 1 वाले हैं, तो नीड नॉट रिवर्स, क्योंकि एक्चुअल में पेमेंट हुआ ही नहीं था। एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ। अगर एक्चुअल पेमेंट हुआ होता तो फिर हम बना देते उसको रिवर्सल में, बट ये शेड्यूल नंबर 1 के थ्रू सप्लाई बन रही है, तो डिड नॉट रिवर्स द आईटीसी। इसका आंसर बनना चाहिए बी, 7th का बी। इन रिलेशन टू द स्टे ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फैमिली इन द कंपनी ओन्ड होटल इन उदयपुर, वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय होटल डिवीजन। आ जाओ भाई, अब देखते क्या हुआ ये। The executive director, as a part of his salary and perquisites under the employment agreement, was eligible for a voucher worth 5 lakh redeemable at any hotel property of the company. Voucher was used by executive director for the stay of his family in a company-owned hotel in Udaipur. Total amount charged was 25 lakhs. Voucher of 5 lakh was deducted at the time of payment. तो डायरेक्टर ने नेट 20 लाख रुपए पे किया। अब सर वाउचर के ऊपर कोई सप्लाई वगैरह नहीं बनती, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे, ये अच्छा सवाल है। इन रिलेशन टू द स्टे ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फैमिली इन द कंपनी ओन्ड होटल, वैल्यू ऑफ सप्लाई, दे आर आस्किंग यू द वैल्यूएशन एस्पेक्ट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल डिवीजन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, होटल डिवीजन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आपस में रिलेशनशिप क्या है? आपस में रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता तो शायद एम्प्लॉय टेक्निकली नहीं बनता, सैलरी के अंदर नहीं पैसा उठा रहा होता, लेकिन ये आपस में अब क्या बन गए, रिलेटेड पर्सन। सर जब रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं तो क्या आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन नंबर 15(1) में एक्सेप्ट करी जाती है क्या? नहीं करी जाती। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा सर? रूल नंबर 28 पे जाना पड़ेगा। रूल नंबर 28 में स्टेप नंबर 1 में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू 25 लाख की है, क्लियरली बता रखा है, क्लियरली बता रखा है कि 25 लाख का पेमेंट था, जिसमें से 5 लाख एडजस्ट किया है, तो टोटल अमाउंट वाज 25 लाख। ओपन मार्केट वैल्यू इज 25 लाख, और जो उसका सैलरी का पार्ट था वो 5 लाख का एडजस्टमेंट किया। अब आपको डाउट आना चाहिए सर कि 25 क्यों, 20 लाख को करो ना, क्योंकि 5 लाख इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। देखो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपको लगेगा दिमाग में, लेकिन आप ये सोचो, द पॉइंट दैट यू आर अप्लाइंग इज शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1, एम्प्लॉई सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, जिसके बदले में सैलरी मिलता है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय।
100% आपको सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी चुभेगा दिल में कि यार 5 लाख रुपए तो सैलरी का पार्ट था। बट स्टिल हियर द फोकस इज फ्रॉम द कंपनी गिविंग सर्विस टू एम्प्लॉय, नॉट द एम्प्लॉय गिविंग सर्विस टू कंपनी एंड देन रिसीविंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। वो पूरा एग्जाम नॉन सप्लाई में चला जाता। बट यहाँ पे होटल डिवीजन ने सर्विस दिया है एम्प्लॉय को, जिसके बदले में चार्ज हो रहा है। तो मैं सीधा रूल 28 में जाऊंगा। वहां पे स्टेप नंबर 1 में आपको कोई एडजस्टमेंट का मौका नहीं है कि इसमें से सैलरी माइनस करो या ऐसा कुछ। तो आप अप्लाई करेंगे आंसर 25 lakhs, 8 का आपका ए बनेगा। ठीक है जी। और एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू द यूएस रेसिडेंट प्लेस ऑफ सप्लाई, ये देखने की जरूरत ही नहीं है ना, एकोमोडेशन कहाँ प्रोवाइड किया है वही आंसर बनेगा। होटल डिवीजन प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विस टू यूएस सिटीजन फॉर इट्स वेडिंग सेरेमनी उदयपुर राजस्थान, आंसर उदयपुर ही बनने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर 13(4) के हिसाब से भी प्रॉपर्टी का लोकेशन अपने को देखना है। यस, प्रॉपर्टी का लोकेशन इज उदयपुर, ये आपका आंसर बन जाएगा। 10th का है ये, लॉन्ग टर्म लीज के बारे में देखते हैं यार, आ जाओ। लो, एक ही तो एंट्री रह गई है। ये ऐसे ही करते, जब ऐसे 5 एंट्रीज आएंगी ना तो आपको 4-5 सवाल मिलेंगे। इंडिविजुअली एनालाइज करना, स्टार्टिंग में टाइम मत वेस्ट करना। कंपनी रिसीव्ड लॉन्ग टर्म लीज of an industrial plot from Maharashtra Industrial Development Corporation in auction against the payment of upfront premium of lease amount of lease premium of 20 CR for 50 years। तो 30 ईयर से ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। कंपनी पेड द लोकेशन चार्जेस इन एडिशन टू द प्रीमियम, तो वो उसी का पार्ट बन जाते हैं, दोनों को एग्जेम्पशन मिल जाता है। डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एग्जेम्पशन एंट्री है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन फाइनेंस और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए है। तो दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई क्वेरी आया होगा। अपफ्रंट प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट, लोकेशन नो, जीएसटी इज पेबल, नो जीएसटी रॉन्ग, एंटायर प्रीमियम एग्जेम्प्ट, आंसर बनेगा 10th का सी, 10th का बनेगा सी। अगले अब आई थिंक इंडिविजुअल एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ज़्यादा दम नहीं है इनमें। अब बचे हुए क्वेश्चंस में फटाफट इसको रैपिड तरीके से देख लेते हैं। नेशनल पब्लिक स्कूल situated in Bilaspur in the state of Chhattisgarh has planned to celebrate its sports day in Bilaspur Stadium at a 20 किलोमीटर distance from school precincts। ये देखते ही ना आपको चीज़ें क्लिक करनी चाहिए सर। क्लिक कैसे करनी चाहिए? अगर कोई स्कूल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस ऑफ सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग लेता है तो वो तभी एग्जेम्प्ट होता है जब वो स्कूल प्रीमाइसिस में हो। ये देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि ये बात उसी तरफ लेके जाएगा कि ये स्कूल प्रीमाइसिस में नहीं है। DPS has invited quotes from various supplier for tent security catering. Price has to be quoted including all taxes। तो मेरे सामने 3 चीजें आ रही है, टेंट, सिक्योरिटी और केटरिंग। टेंट का कोई एग्जेम्पशन है क्या? कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी का एग्जेम्पशन है क्या? है, लेकिन वो एट स्कूल प्रीमाइसेस ही होता है, यहाँ पे वो बाहर चला जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा। और केटरिंग का डज नॉट मैटर आप कहाँ दे रहे हो, स्कूल को दे रहे हो तो वी आर रेडी टू गिव यू द एग्जेम्पशन। आगे पढ़ा भी नहीं मैंने, यही आंसर बनेगा। सुमन, अ सप्लायर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज नॉट श्योर ऑफ द जीएसटी इम्पैक्ट, तो हम बताते हैं आपको। इट सीक्स योर हेल्प टू डिटरमिन वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल सो दैट इट कैन कोट। तो देखो क्या क्या आ रहा है, टेंट और सिक्योरिटी आपको टैक्स करना है, तो ये देखो टेंट और सिक्योरिटी टैक्सेबल नजर आ रहा है। और केटरिंग, केटरिंग में एग्जेम्पशन है, केटरिंग में एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो मैंने ये जो वर्ड यूज किया है ये टैक्स, मतलब आई एम यूज दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जेम्पशन, जो टिक मार्क लगाया मैंने। ओके, तो इसका आंसर बनेगा सी, इसका आंसर बनेगा सी। Paramjit is a trader supplying goods from his firm Rathi Trader. The office of the firm is in Delhi, whereas godown is in Uttar Pradesh, Punjab, Jammu. Rathi Traders has made following intra supplies from different states. तो दिल्ली का टोटल लेना स्टार्ट करते भाई, 21 लाख प्लस 6 लाख, एग्जेम्प्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट 3 लाख ईच रिस्पेक्टिवली, तो ईच को इग्नोर मत करना, 3 और 3, अरे यार एक सेकंड दोबारा करना पड़ेगा मुझे। 21 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस ये 6 लाख ऐड कर रहा हूं मैं, यस। और नीचे ये क्या है, 8 और 3, 8 और 3, तो ये आपका 44 लाख चला जाएगा। 40 लाख एक्सीड कर रहा है। अब सर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो यू आर गोइंग टू गेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से एट एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर, आप कीवर्ड्स को मार्क करना बेरैक में, फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर बीइंग टेकिंग प्लेस। अब एक बार देख लो सब जगह टैक्सेबल है या नहीं है। दिल्ली से टैक्सेबल है, पंजाब से एग्जेम्प्ट है, तो पंजाब में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उत्तर प्रदेश में दोनों है तो लेना पड़ेगा, जम्मू में भी दोनों है तो लेना पड़ेगा। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू, ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर विल बी बी फॉर 12th, फॉर 12th आंसर विल बी बी।
आगे आइए, ऋषि मेगा मार्ट, अ स्टोर लोकेटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान, has come out with big discount offer at the time of Diwali. In order to attract more customer, it has decided to supply gift pack containing 5 packet of Sukhiram Namkeen 12% का, रोस्टेड स्मोक्ड एलमंड वाह 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 18% का, बॉर्नविल को बना दिया कॉर्नविल 28% का, और एक ताज़ा ताज़ा फ्रेश जूस का बॉक्स 18% का एक ही बास्केट में बना दिया 1000 रुपये का। यार ये तो तुम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट टैक्स को पकड़ लो, 12, 18, 28, 18, तो आपका 28 का आंसर बनेगा। कॉम्पोजिट नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है, मिक्स है, प्रिंसिपल आइटम नहीं, हाईएस्ट 28%, 13 का आपका आंसर बनेगा डी। अगर ये भी अगर तुम गलती कर रहे हो तो मतलब कुछ भारी गड़बड़ है आपके कंसेप्ट में। अगर इन जगहों पे गलती हो रही है, यहाँ पे सिर्फ वही बच्चा गलती करता है जो क्वेश्चन रीडिंग में जल्दबाजी करेगा। ठीक है, मैं जल्दी रीड कर रहा हूँ बट मेरे को आदत लग गई है। आपको पेपर में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ यार जल्दबाजी में मिक्स का प्रिंसिपल तो नहीं उठा रहे हो ना, मिक्स का हाईएस्ट सही से उठा रहे हो ना, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस 1-2 एमसीक्यूज, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। आ जाओ जी, आ जाओ। Sasha Enterprises imported some goods through vessel from US in the month of April. Value was 650. Date of entry inward was 21st April, जिसका BCD रेट था 10%. Further it filed bill of entry for home consumption, BCD था 20%. Applicable IGST 12%, social welfare surcharge 10%. Ignore the compensation cess, agriculture cess जो हमेशा ही कराते ignore. However, before inspection and clearance, Sasha Enterprises found that goods were damaged owing to the negligence on the part of PO. PO accepted that due to the damage the value has come down to 4 lakh. जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ड पिल्फरेज यूज कर रहे हैं, क्या वो लॉस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वो एबेंडन वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वो डैमेज वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वो डिटोरिएटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको उस तरीके से डिस्ट्रॉय वर्ड यूज कर रहे हैं, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। तो डैमेज और डिटोरिएशन ये जो 2 वर्ड्स आते हैं, ये आते हैं आपके सेक्शन नंबर 22 में, जिसमें अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिल जाता है, मतलब प्रोपोर्शनेट रिडक्शन मिल जाता है। यस, एंड उसके लिए आपको टाइम पीरियड भी देखना पड़ेगा, बिफोर इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस। इज दिस कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 22? आंसर इज यस। 22 वेयरहाउस गुड्स को भी कवर करता है, कुछ बिफोर एंड ड्यूरिंग अनलोडिंग भी कवर करता है, एंड बिफोर एग्जामिनेशन क्लियरेंस इंस्पेक्शन को भी कवर करता है। ठीक है, तो ये बिफोर इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस है, तो यस मेरे को अबेटमेंट मिलेगा। तो अब मैं अपना सारा कैलकुलेशन 4 लाख के हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा है क्या, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। तो आप ओरिजिनल वाला मत निकालो, आप सीधा 4 लाख पे निकालो। चलो 4 लाख आ गया। अब आपको बीसीडी कौन सा उठाना है, ये देखो, इसमें वेयरहाउसिंग हुई है क्या, डेट ऑफ एंट्री फाइल बिल ऑफ एंट्री नहीं, इसमें वेयरहाउसिंग का कंसेप्ट नहीं है, तो सीधा आ जाओ। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड वॉज 21st April एंड इट फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ऑन 25th April। अगर बिल ऑफ एंट्री 25th April को फाइल हुई है, इसका मतलब मैंने एडवांस में फाइल नहीं किया है, तो 25th April का ही रेट ले लो आप, एडवांस में फाइलिंग नहीं करी मैंने। ठीक है, वरना फिर मुझे विचएवर इज लेटर देखना पड़ता है। तो इसका 20% आप लगा लो यहाँ पे, ये आ जाएगा 20% का यहाँ पे रेट। ठीक है, उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना मत भूलना 10%, उस पूरे टोटल के ऊपर आपका IGST का रेट आएगा 12%। क्या पूछा इन्होंने मेरे से, टोटल कस्टम ड्यूटी, तो लगाना स्टार्ट करो भाई। 4 लाख का 20% 80,000, 80,000 का 10% 8,000, और 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 8,000 का 12% आएगा आपका 58,560। यू माइट बी थिंकिंग सर क्या 20% कैलकुलेटर पे कर रहे हो? मैं करता हूँ भाई, मुझे आदत है, CA के टाइम से मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ पेपर में, कभी कभार कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरे साथ हुआ है इंटर में ऐसा, तो मैं नहीं रिस्क लेता। आपको जमता है आप करो बिना कैलकुलेटर। ठीक है, तो टोटल ड्यूटीज कितनी बनी, 88,000 प्लस 58,560, 146,560 आपका आंसर बनना चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है डी। Prem Limited exported certain goods last year. Buyer sent back those goods since the same were under warranty and required repair. ओके, तो मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया था, अब वो इंपोर्ट हुआ है, अब मैं दोबारा एक्सपोर्ट करूंगा, कंसेशन मिल जाएगा। Which of the following conditions are to be satisfied to avail exemption on goods re-imported? मतलब इस स्टेज पे अगर री-इम्पोर्ट हुआ रिपेयर के लिए तो क्या क्या कंडीशंस है, अब जिसको याद है सो याद है भाई। Prem Limited at the time of importation executes a bond very well. Goods must be re-exported within 6 months or 1 year if extended. अगर स्पेसिफाइड गुड्स होते तो डायरेक्ट 1 ईयर मिल जाता है, तो ये भी करेक्ट है।
इन केस गुड्स आर नॉट रिपेयर न्यू गुड्स, ऐसा कोई बात नहीं लिखी है भाई, तो जिसको याद है सो याद है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड थर्ड है, ये सारे हैं, ये सेकंड है, ये फर्स्ट एंड सेकंड बन जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा डी। विद दिस योर एमसीक्यूज आर क्लोज्ड। अब भाई सुनो, डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारा रिपीटेशन है, मैं कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं, बोला है मैंने आपको सारा कराऊंगा, तो मैं सारे एडजस्टमेंट्स आपको करा देता हूँ। अब एक एक कैलकुलेट करके टेबल बनाना, लाइन बनाना, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा, वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इस वीडियो में, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको अगर करना हो तो कर लेना, बट आई फील ये क्वेश्चंस आपने पहले करे हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक में है, बाकी टीचर्स के भी क्वेश्चन बैंक में पक्का होंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स की गलतियां होती है मैं उस पर ध्यान दूंगा, क्या क्या एडजस्टमेंट्स में गलतियां होती है मैं उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, ताकि इसमें से आपको कम टाइम में इफेक्टिवनेस मिल जाए। आ जाओ। डकेट प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन रीडिंग देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड है, कंपनी है और बंगाल में है। ठीक है, द कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जीटीए में मुझे ध्यान है काम आता है, हालांकि रजिस्टर्ड भी है बट ये भी काम आता है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में। इट प्रोक्योर्स इनपुट्स इंडिजिनियसली फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लोकेटेड विद इन एज वेल एज आउटसाइड वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो इम्पोर्ट। तो ठीक है, देख लेंगे। अब एक टैक्स पीरियड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा टेबल बना के दिया। ये टेबल मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो भी मेरे रिसीट्स है उसके ऊपर मेरा जो भी आउटपुट जीएसटी एनालाइज हो जाएगा, और जो भी पेमेंट है इसके ऊपर अगर कोई आरसीएम लायबिलिटी होगी तो वो एनालाइज हो जाएगी, वरना आईटीसी भी एनालाइज हो जाएगा। तो इन्होंने क्लियर मुझे बाइफर्केशन करके दिया है। आ जाओ। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। हाउएवर एप्लीकेबल टैक्सेस हैव बीन पेड बाय द कंपनी, मतलब मैंने पे किया है लेकिन इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, इन सिंपल टर्म्स। स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कितना दिया है 3.5 लाख। अब वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 0.8 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम बिहार एंड 1.5 लाख इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो ये आपको 3.5 में से 1.5 प्लस 0.8 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बचा हुआ जो आपका 1.2 लाख है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला। दिस इज द वे यू एनालाइज। ठीक है, आओ क्या बोल रही है। बीसीडी ऑफ 0.15 लाख सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड आईजीएसटी आर पेड ऑन द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। तो आप इसमें से आईटीसी लोगे कितने पे, ए वाले आईजीएसटी के ऊपर। बीसीडी का आईटीसी नहीं लेना है आपको, आईजीएसटी का आईटीसी लेना है, क्योंकि मेरे जीएसटी लॉ में ये वाला आईजीएसटी जो मैं इंपोर्ट पे करता हूं, आई गेट द क्रेडिट। रिमेनिंग रॉ मटेरियल, रिमेनिंग मतलब ये बोल रहे हैं 1.2 के बारे में, 3.5 में से मैंने ये माइनस कर दिया ना। रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर्स इन वेस्ट बंगाल एंड आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल, मतलब ये 1.2 में से अब बाइफर्केशन स्टार्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल 0.3 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, 0.3 इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एंड बचा हुआ 0.9 इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो इसके ऊपर जीएसटी लगा ही नहीं होगा, तो इसका आईटीसी नहीं लेना है। इसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, लेकिन अब आगे कुछ कह रहे हैं। फर्दर रॉ मटेरियल ऑफ 0.05 लाख परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, मतलब इसके बारे में और फर्दर बाइफर्केशन है। हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो मुझे उसमें से 0.05 पे आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो नेट 0.9 माइनस 0.05 दैट इज 0.85, इसके ऊपर आप आईटीसी का क्रेडिट ले लेना। ठीक है, यस, तो इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। सो दिस इज जस्ट दे आर टेस्टिंग द बेसिक इंग्लिश रीडिंग, ये आपका बेसिक इंग्लिश रीड कर रही है। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, बाकी इसके ऊपर आप आईटीसी ले लेना। तो ये जो रॉ मटेरियल आपने बिहार से लिया था, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं बोला था, ऑब्वियसली यू विल बी टेकिंग आईटीसी हियर, आप यहाँ पे आईजीएसटी का आईटीसी लोगे। ठीक है, चाइना वाले में आप आईजीएसटी का लोगे, और इस वाले पूरे ट्रांजैक्शन में आप सिर्फ कितने का लोगे, 0.85 का लोगे, बराबर है ना। कंज्यूमेबल्स, तो चलो एक एक करके टिक करते हैं। कंज्यूमेबल्स 1.25 लाख, दे आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इन कोलकाता एंड इंक्लूड डीजल ऑफ 25.25 लाख फॉर रनिंग द जनरेटर। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और बचा हुआ मैंने रजिस्टर से खरीदा है कोलकाता से ही, तो मेरा इंट्रा नेचर का ये परचेज हो जाएगा, मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, 0.25 इसमें से हटा देना, तो 1 लाख के ऊपर 9% और 9% ले लेना। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टोटल कितने भाई, 70,000 के। दे कंप्राइज 0.6 लाख पेड टू जीटीए एंड 0.10 लाख पेड टू हॉर्स पुल्ड कार्ट। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए 5% अंडर रिवर्स चार्ज, क्लियरली बता ही दिया। हॉर्स पुल कार्ट के ऊपर आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं लेना क्योंकि लगेगा ही नहीं। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट कोरियर एंड जीटीए। 0.6 के ऊपर जो आपका 5% बनेगा कोलकाता की है, मतलब 2.5 और 2.5% जो बनेगा
ये आप आरसीएम के अंदर भी डालोगे और उसका आईटीसी के टेबल के अंदर भी डालोगे। टेबल में डालने वाला काम आपका है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जब तक नहीं करोगे आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। एडजस्टमेंट्स में मैं सारी बता रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज हैव बीन टेकन बाय द कंपनी टू फुलफिल अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसका आईटीसी ले लेना। वेस्ट बंगाल का ये है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऑडिट फी टू गोयल एंड कंपनी, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, आईटीसी ले लेना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। टेलीफोन एक्सपेंस पर्टेनिंग टू बिल्स फॉर लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री, इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, सेक्शन नंबर 12(11) बनेगा, जहां पे ले डाउन करे गए हैं, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो ये भी आपका इंट्रा नेचर का बन जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री भी हमारी वेस्ट बंगाल में ही है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी वेस्ट बंगाल में, तो इंट्रा बन जाएगा। बैंक चार्जेस आर टूवर्ड्स द कंपनीज करंट अकाउंट मेंटेन विद अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो ऑब्वियसली मेरा एड्रेस उनके पास होगा, सेक्शन नंबर 12(12) लगाएंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रा का ले लेना। ब्रेकअप ऑफ सेल्स दिया है, अब ये क्यों दिया है, सेल्स इन वेस्ट बंगाल, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट बन जाएगा। अदर देन वेस्ट बंगाल आईजीएसटी आउटपुट बन जाएगा, और एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, एलयूटी है तो कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऐड करना व्हेन यू कैलकुलेट द आईटीसी अवेलेबल। ओके, क्या पूछ रहे देख लो, आईटीसी अवेलेबल, तो आईटीसी अवेलेबल में अब 3 चीजें आएंगी, ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्लस क्रेडिट्स आएंगे, और प्लस आरसीएम वाला भी ऐड करना मत भूलना। और नेट जीएसटी पेबल पूछा है फ्रॉम कैश लेजर, तो कैश लेजर से पूछा है तो आपको जो आईजीएसटी आपने पे किया होगा ना इंपोर्ट के टाइम पे, वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर वो पूछते टोटल पेमेंट, मतलब टोटल जीएसटी पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्ड अगर नहीं यूज होता तो मैं बोलता ये भी पे करना है, ये भी ऐड करना, और लिखना कि ये मैंने आइस गेट के थ्रू पे किया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कस्टम्स का ये जो इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई गेटवे रहता है ये उसके थ्रू पे होता है, लेकिन उन्होंने बोला है मेरे को कैश लेजर, तो ये मेरा जीएसटी लेजर की बात कर रहे हैं, तो मैंने वो इंपोर्ट का आईजीएसटी इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछते कैश में कितना पेमेंट किया है, तो मेरा आंसर प्लस में वो आईजीएसटी ऐड करके दिखाता और बोलता वो मैंने आइस गेट से पे किया है। चलो अब अगले में क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन 2 जो ए वाला पार्ट है ना, इसके अंदर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा कुछ मिसिंग लगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा सवाल होता है 14 मार्कर टाइप वैल्यूएशन में, जो हमने पिछली बार सुपर 40 में भी उठाया था। उसके अंदर ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन मैं एक बार रीड करा दूँ आपको। रेडियंट लिमिटेड, एडजस्टमेंट सारी बता दूंगा, बट ये एक बार सॉल्व करना सुपर 40 में से मेरी, या मेरी क्वेश्चन बैंक पढ़ी है तो उसमें एवियांट कंपनी के नाम से है वो, एवियांट कंपनी। आओ, रेडियंट registered in Noida is a supplier of machinery used for making bottle caps. Supply is effected as under wholesale price of the machinery excluding taxes and expenses at which it is supplied in the ordinary course of business is 42 lakh. ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। One is the general information, one is the actual transaction information. However, actual price at which machinery supplied to individual customer varies within the range of 10%. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस तो है ही नहीं कहीं, एक्चुअल प्राइस इन्होंने दी नहीं है मुझे कहीं, देखना नीचे। हम तो एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं और आप सुपर 40 में से कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यार आप अगर क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो मेरा या किसी और का, तो उसमें एवियांट कंपनी के नाम से होगा, और ये क्वेश्चन आपके आईसीआई के मटेरियल में भी है, तो आप वहां से सॉल्व करना, इसको यहाँ से हटा देना, मैं एडजस्टमेंट्स बता देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द मशीनरी, रेडियंट चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। 10,000 आपके हैंडलिंग के हैं और ये इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के हैं, तो ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे, मतलब 15(2) में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 15(1) का आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा कस्टमर अनरिलेटेड रहेगा एंड प्राइस विल बी द सोल कंसिडरेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय रेडियंट थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर एंटर्स इनटू अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द जीटी एंड पेज फ्रेट डायरेक्टली टू इट। तो इसका मतलब मेरे लिए इसका कोई इंप्लीकेशन है ही नहीं, मैंने आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही तो दिया है, आप खुद ही पे करना। तो आरसीएम एफसीएम वो आप दोनों देखो, मैं थोड़ी इन्वॉल्व हूँ पिक्चर में। A cash discount of 2% on the price of machinery is offered at the time of supply if the customer agrees to make the payment within 15 days of the machinery. कई बच्चे रट के बैठते हैं कि सर कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ऐसा नहीं होता। प्री और पोस्ट सप्लाई इस पे डिपेंड करता है कि इनवॉइस में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मेरा कस्टमर एग्री कर देता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो मैं उसको आज ही डिस्काउंट देने को रेडी हूँ, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन में करने को रेडी हूँ, डिस्काउंट देने को रेडी हूं, तो वो प्री सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि वो इनवॉइस में रिकॉर्ड हो जाएगा।
और अगर इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया तो वो माइनस हो जाएगा, 2% माइनस कर देना। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू मेक द पेमेंट, 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया तो आई विल रिकवर द डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड। पढ़ते इसको भी समझेंगे। एंड चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, नो सेपरेट जीएसटी इज रिकवर्ड ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स द मशीन सप्लाइड from the date of making the supply till the date of payment. However, no interest is charged on the tax dues. For every machinery supplied, Radiant receives a price linked subsidy of 2 lakh from its holding company. इन्होंने बोला assessable value निकालो। एक बात बताओ, assessable value निकालने के लिए मेरे पास ट्रांजैक्शन कहाँ है इस क्वेश्चन में? या तो ये मेरा आईसीएम मटेरियल से जो पीडीएफ निकला इसमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि मुझे नहीं मिला इसके अंदर कई ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक्चुअल क्वेश्चन में 40 लाख की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वही इन्होंने ली है, बट आई फील वो यहाँ पे कहीं मिसिंग रह गया है। पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना कि ये गलत पीडीएफ तो नहीं आ गया मेरा आईसीए के साइड से, ठीक है। बट आई एम अगेन रिकमेंडिंग आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसके अंदर आपको प्रॉपर एवरीथिंग दे हैव गिवन। ओके, तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ गलती वाले क्या क्या है। गलती वाले पॉइंट सुन लो भाई। ये बोल रहे हैं रिकवरी ऑफ डिस्काउंट, तो जो भी 2% ऑफ 40 लाख 80,000 का डिस्काउंट होगा वो रिकवर हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर मैंने अलग से जीएसटी नहीं लिया, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 100 प्लस रेट से। 100 प्लस रेट से जो भी मशीन का रेट होगा वो इसके अंदर जीएसटी का लगा देना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, दे आर चार्जिंग 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सिंपल इंटरेस्ट, अगेन नो सेपरेट जीएसटी इज रिकवर्ड ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। यहाँ पे बच्चा एक गलती करता है, ये वाला ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे उसको सब्सिडी मिल रही है, क्या ये गवर्नमेंट से मिल रही है? नहीं। और क्या ये प्राइस लिंक्ड है? यस, प्राइस लिंक्ड है। ये भी चेक करना पड़ता है ना, प्राइस लिंक्ड होना चाहिए एंड नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, तो ये 2 लाख असेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाता है। बट जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकालना है टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर से, उस टाइम ये 2 लाख आप ऐड मत करना, आप 2 लाख पे इंटरेस्ट मत कैलकुलेट करना, क्योंकि 2 लाख वैल्यूएशन की सेक्शन, मतलब आप समझ लो वैल्यूएशन का हमारा जो एक तरीका होता है जीएसटी निकालने का, ये उसके हिसाब से ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये कस्टमर से नहीं लेना था, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट मत निकालना, और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें भी डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि इसके ऊपर भी हम सेपरेट जीएसटी रिकवर नहीं कर रहे। आप प्लीज इसको यहाँ से इग्नोर करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसमें सब कुछ है, मेरे सुपर 40 में भी है, ठीक है। चलो अगला क्या है, संस्कार नर्सिंग होम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। इसका साथ साथ एग्जेम्पशन एनालिसिस हम कर लेते हैं। जीएसटी पेबल पूछ रहे हैं, रूम्स प्रोवाइडेड टू द इन पेशेंट वेयर द रूम चार्जेस आर 6500, तो भैया ये 5000 के ऊपर जा रहा है, आईसीयू नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं है, इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है, तो टैक्स लग जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी कंडक्टेड टू रिपेयर लेफ्ट क्लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रीजंस के लिए प्लास्टिक सर्जरी को हेल्थ केयर में इंक्लूड किया जाता है। एयर एम्बुलेंस, सर एयर हो, गाड़ी हो, व्हीकल हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, एम्बुलेंस हम पूरा एग्जेम्प्ट करते हैं, चाहे आप पेशेंट को लेके आओ या छोड़ के आओ, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एयर एम्बुलेंस सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सप्लाई ऑफ फूड टू द इन पेशेंट एज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम इट्स रेस्टोरेंट अन्नपूर्ण भवन लोकेटेड इन द बेसमेंट, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉइज, नथिंग इज आउटसोर्स। तो मेरा फोकस है इस पे कि जो मैं इन पेशेंट्स को चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। व्हाई? बिकॉज इन पेशेंट्स का जो ये खाना दिया जा रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बंडल वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज हेल्थ केयर, तो वो एग्जेम्पशन में चला जाता है। अगर आउट पेशेंट होता, रिलेटिव्स होते, अटेंडेंट होते, तो टैक्स लग जाता। बराबर है सर? ओके। संस्कार होम्योपैथिक इज अ रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर में रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इट ऑल्सो ऑपरेट्स अ कोड ब्लड बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये किसी जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, आज के इसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्स कर देना। आपको लगेगा सर ये तो पढ़ाई नहीं है, हाँ, क्योंकि वो एग्जेम्पशन ही नहीं है, तो टैक्स कर देना, ठीक है। 5 आइटम्स है ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगले पे लेट्स सी, मिस्टर होतीलाल, इंडियन रेसिडेंट 36 years old on visit to China, returned after 6 months carrying with her the following items, compute the custom duty with respect to baggage rules। तो सीधा यहाँ पे जीएफए का अलाउंस चेक करते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स, अब इन्होंने लिखा है पर्सनल इफेक्ट्स, यूज नहीं लिखा है, यूज पर्सनल इफेक्ट, तो ठीक है, लेकिन मैं उसका अजम्पशन लेके इसको एग्जेम्प्ट कर देता हूँ, यूज पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए। लैपटॉप कंप्यूटर एग्जेम्पशन मिल जाता है, क्योंकि वो
एडल्ट है और 18 ईयर्स मतलब एक 18 ईयर्स का जो एक इंडियन वापस आ रहा है वो अपने साथ लेके आ सकता है एक लैपटॉप, अच्छी बात है। ये हमने एग्जेम्पशन दे रखा है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा। ज्वेलरी अलाउंस आपको अलग से नहीं मिलेगा रूल नंबर 5 में, क्योंकि आप 1 साल से ज़्यादा नहीं रहे, 6 महीने रहे। और म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और माइनस GFA आपका 50,000 का मिल जाएगा। तो नेट आंसर 75,000 पे 38.5% का रेट आपका लग जाएगा। ठीक है, 75,000 पे 38.5, आंसर शुड बी 28,875। 28,875 28,875। ये ऊपर वाला जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना, इसको प्लीज एक बार मटेरियल से करना। यहाँ पे 40 लाख, पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरे प्रिंट में कुछ इशू आया है। 40 लाख मुझे दिखाई नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, मेन वाले क्वेश्चन में था, पर इसके प्रिंटिंग में कुछ इशू है। तो 28,875 आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत ही सिंपल पूछ रहे यार ये लोग, थोड़ा सा मुश्किल आना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। जगमगाहट इवेंट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मुश्किल पता है क्यों आना चाहिए, MTP में आपको टेस्ट करना चाहिए। MTP अगर ऐसी बना देंगे तो अपने को लगेगा अरे यार सब कुछ ही आता है, थोड़ा अमेंडमेंट्स टेस्ट करनी चाहिए थी, और फिर जिसने अमेंडमेंट ढंग से करी है वो आंसर कर पाता, बट कोई बात नहीं। एक इवेंट्स की कंपनी है कोलकाता में, ऑर्गेनाइजेस 2 अवार्ड फंक्शंस फॉर कामना ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड। तो अगर 12/7 हम लगाते हैं, B2B बन जाता है, तो इवेंट कहीं पे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप रजिस्टर्ड चेन्नई में है तो तमिलनाडु आपका आंसर बन जाएगा। वंडर प्लानर बेंगलुरु इज हायर्ड बाय डॉक्टर कमिंस अनरजिस्टर्ड इन कोची टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। अगर आपका 12/7 में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन B2C हो जाता है तो वी सी वेयर द इवेंट इज बीइंग हेल्ड, आंसर इज मुंबई महाराष्ट्र। बट इफ इट इज आउटसाइड इंडिया, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वेडिंग इज टू टेक प्लेस इन मलेशिया, देन उसको खींच के लेके आते हैं हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की जगह पे, दैट इज कोची केरला। तो आपके 3 आंसर क्या बनेंगे, आपके 3 आंसर बनेंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला। ठीक है, तमिलनाडु दोनों ही केसेस में, महाराष्ट्र और केरला। एक्सप्लेनेशन अपने टर्म्स में देना, बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है। स्माइली हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन इन मुंबई। स्माइली इज द लैंडलॉर्ड ओनर। ही हैज लेट आउट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू पीस for residential purposes. Mr. Peace surrenders his tenancy rights to Murari. उसने खरीदे होंगे कभी, तो खरीदने के ऊपर बात नहीं कर रहे, सेल के ऊपर बात कर रहे हैं। मुरारी और a tenancy premium of 10 lakhs, तो इसने 10 लाख रुपीस पे किया। मुरारी also paid applicable stamp duty and registration charges. मुरारी agreed to pay monthly rent of 1 lakh to Mr. Smiley. तो ये जो स्माइली है इसको आगे रेंट भी जाने वाला है। आइडेंटिफाई द टैक्सेबिलिटी। अब सिंपल है, जो यहाँ पे टेनेंसी प्रीमियम होता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। ठीक है, इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के हिसाब से वो सर्विस ही माना जाता है, टैक्स लगेगा, स्क्वेयरली कवर्ड। जस्ट बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर पेड, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट मेक दिस अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्योंकि इनको सुन के लगता है कि अरे ये तो इमेबल प्रॉपर्टी है, नो, दिस इज स्टिल नॉट एन सेल ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी बट राइट्स ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी लाइक अ रेंट, तो टैक्स विल बी एप्लीकेबल। दिस पर्टिकुलर रेंट विल बी एग्जेम्प्ट because this is for residential purpose and this is paid to unregistered person, मतलब this is paid by unregistered person, बेसिकली जो रह रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है एंड रेसिडेंशियल यूज है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात छेड़नी थी बस। एंड ध्यान रखना, मैं टेनेंसी प्रीमियम इसको पे कर रहा हूँ, इसको नहीं पे कर रहा। वो डाउट आता है ना कि अरे प्रीमियम जिसको पे कर रहे हैं उसी को अगर रेंट पे कर रहे हैं और रेंट एग्जेम्प्ट है तो प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो बात मैं यहाँ पे अभी नहीं लेके आ रहा क्योंकि वो है नहीं। प्रीमियम इसको पे हो रहा है, रेंट इसको पे हो रहा है। अब ये क्या है सर, इंपोर्टर फ्रॉम कोचिन इंपोर्ट्स, कस्टम्स का वैल्यूएशन का सवाल है, हमेशा आना ही आना है एक कस्टम्स का वैल्यूएशन। इंपोर्टर फ्रॉम कोचिन इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इन यूएस, वेसल है तो ठीक है, 20% चेक करने की जरूरत नहीं है एयरफ्रेट का। इट रीचेज द मुंबई पोर्ट फर्स्ट एंड देयर द गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू कोचिन। क्या इसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पार्ट बनेगी? आंसर इज नो, फर्स्ट इंपोर्टेशन अपने को चेक करना पड़ता है। डिटरमिन द असेसेबल वैल्यू, अब देखो क्या क्या है, 20,000 है, ये सी ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऐड हो जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप ऐड हो जाएंगे। बाइंग कमीशन कभी ऐड नहीं होता, बाइंग कमीशन इज नेवर एडेड। ठीक है, इट इज नेवर एडेड। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया दे रखिए, वेरी गुड, ऐड हो जाएंगे, ये 10(2) का एडजस्टमेंट है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट एसेटेनेबल, कोई बात नहीं सर, अपन 1.125% ले लेंगे।
चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन यूएस। अब सर जब भी ये चार्जेस कोई डिजाइनिंग के हो, कोई ऐसे इंजीनियरिंग के हो, तो चेक करना आउटसाइड इंडिया होने चाहिए। यूएस में है ना, हाँ, तो इसको ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे। ये आपका ऐड हो जाएगा 10(1) के अंडर, मतलब ये 1.125 और 10(2) लगाने से पहले। अनलोडिंग हैंडलिंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कभी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये इंपोर्ट होने के बाद लग रहा है। अपने को क्या करना है, अपने को CIF वैल्यू निकालनी है। पे अटेंशन, ये अगर मुंबई पोर्ट है तो मुझे यहाँ पे CIF वैल्यू निकालनी है। अनलोडिंग, उसके बाद ट्रांसशिप, मतलब यहाँ से कोई ट्रांसशिप हो रहा है, ये सब हमें ऐड नहीं करना। अपने को यहाँ CIF वैल्यू की तरफ कैलकुलेशन लेके जानी है। और क्या है, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सक्लूड, 70 का रेट लेना है तो लेना स्टार्ट करो भाई। 20,000 ऐड करो, चलो 20,000, 1,000, 100 और 5,000, 100 और 5,000, ये कितना बनेगा? 26,100 बनेगा। 26,100 बना। उसके बाद 10(2) के एडजस्टमेंट में आओ। फ्रेट चार्जेस दिए है 2,000 के, 1.125 नहीं दिया है तो इसका 1.125 करना है, ठीक है। इसका 26,100 का 1.125% करो, 1.125%, दिस विल कम आउट टू बी 293.63, राउंड ऑफ 2 डेसिमल का कर देना, 293.63। अब इसका टोटल निकाल लो, 26,100 प्लस 2,000 प्लस 293.63, ये बनेगा आपका 28,393.63 इंटू 70। कोई डेट वेट नहीं दिया, डायरेक्टली दिया है। आंसर बनना चाहिए 1987554, ठीक है। राउंड ऑफ नॉर्मल डेसिमल एंड में कर देना, 1987554, 1987554, 1987554, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आपने मोस्ट प्रोबेबली जिसने भी बेसिक पढ़ाई करी है जीएसटी की वो सब किया होगा। तो इसमें जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, इसके सारे पॉइंट्स मैंने ओरली स्टेट किए हैं। अगर क्लिक हो रहे हैं तो इसको दोबारा रीड करने का जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलो सर आ जाओ। M3M Private Limited, Pune, Maharashtra provides housekeeping services. Okay. The company supplies its services exclusively through e-commerce website owned and managed by Fortech India Private Limited. Turnover in the current financial year of M3M is 18 lakhs. ठीक है जी। Advise M3M Private Limited as to whether it is required to obtain GST registration. And will your advice be different? तो क्वेश्चन ना हमें 2 पार्ट्स पूछ रहा है। ऑलवेज रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। वो आपसे 2 सवाल पूछ रहा है। पहला उसने पूछा है कि क्या GST रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है क्या? किसको सर? M3M को। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे सर हम? देखो, आपको पता है कि अगर आप ECO के द्वारा कोई सेल करते हैं, कोई सर्विस वगैरह का भी, विच इज लायबल टू डिडक्ट और वी कैन से कलेक्ट TCS, तो दैट गोज फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आप इसमें ये भी आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि फोर्टेक इंडिया ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहा है, मतलब वो एक ECO है। वॉट एवर यू आर यूजिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन 1 लाइन एटलीस्ट। जितना ICA ने किया है शायद पेपर में हम नहीं कर पाएंगे, बट आपको नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अपने को परफेक्ट नहीं रहना, अपने को अबव एवरेज रहना, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट द 100% ऑफ द पेपर। तो फोर्टेक ECO बन जाएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन सर हम यहाँ पे 9(5) का रेफरेंस देंगे, दैट अंडर 9(5) देयर आर सर्टेन सर्विसेज कवर्ड। If the services are covered in 9(5), the GST is payable. GST is payable by the ECO, and the supplier gets the registration threshold of section number 22. 24 में ये तो लिख दिया हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन 23 में हमें ये भी पता है कि सर्विस वालों को रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिलता है हर एक केस में। अब ये जो 9(5) में एंट्री है हाउसकीपिंग वाली, उसके अंदर क्लियरली दिया है कि वेयर द सप्लायर, this is covered under 9(5), but where the supplier is not liable to be registered under section number 22, and the 22 limit is 20 lakhs and current turnover is 18 lakhs. So is he liable to register? Answer is no. He is not liable to register, and because he is not liable to register, this will be squarely covered under 9(5). GST will be payable by the ECO Fortech. But सवाल क्या था कि registration required है क्या? इसका आंसर बनेगा no, because he will get the registration threshold. Yes, section number 22 का. Will your advice be any different if M3M sells the ready-made garments exclusively through e-commerce website? अब ये गुड्स की तरफ बात लेके आ रहे हैं। पहले मैं आपको इसका आंसर रीड कराता हूँ। ICA ने क्या दिया है? ICA ने इसका एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दिया। पहले वही सब एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको 22, 24, ECO और 9(5) के बारे में बताया। रट्टा नहीं मार पाओगे, आपको समझना ही पड़ेगा। मेन आंसर दिखा देता हूँ।
M3M विल बी एंटाइटल्ड टू द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड एंड नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जो हमने भी कंक्लूड किया। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर देखो इन्होंने क्या किया है। इन सेकेंड केस M3M इंडिया व्हेन इट इज सेलिंग द रेडीमेड गारमेंट्स इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ द सर्विसेज टू द ECO। नाउ वी नो दैट गुड्स का 95 से कोई लिंक नहीं है, सर्विसेज नोटिफाइड होती है 495 में। सच सप्लाई कैन नॉट बी नोटिफाइड अंडर 95 एज ओनली सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, 4 services are covered. Therefore, in the second case, M3M India will not be entitled to the threshold exemption and will have to compulsorily obtain registration under section 24(9). ये वही वाला क्लॉज है जो बोलता है कि अगर आप ECO के द्वारा डीलिंग करते हैं जो कि TCS के लिए लायबल है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट आई फील इसमें ICA ने एक छोटा सा पार्ट इग्नोर किया है कि व्हाट इफ आई एम डूइंग इंट्रासेल, व्हाट इफ आई एम डूइंग इंट्रासेल। और क्वेश्चन ने तो नहीं बोला कि हम इंटर कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ बोला है एक्सक्लूसिवली थ्रू द ECO। व्हाट इफ आई एम डूइंग इंट्रा सेल, तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है ना कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले बिना आई कैन गो फॉर द एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर लेके मैं इंट्रा सेल अभी भी कंटिन्यू करूं। आपको याद होगा ये ICA के मटेरियल में भी है, हमने रिवीजन में किया है कि कुछ कंडीशंस होती है, एनरोलमेंट नंबर बताना पड़ता है, पैन वैलिडेट करना पड़ता है, तो उतना डिटेल में ICA ने नहीं दिया, सीधा बोल दिया कि भाई फिर रजिस्ट्रेशन ले लेना। मे बी वी कैन स्टे टू दैट आंसर, बट आई फील आप ठीक है, आप ICA का आंसर से स्टिक करिए, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा। आप ये लिख के आइए कि देन देयर इज नो 95 एप्लीकेबिलिटी एंड नो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, 24 में आप इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में डाल दो, ठीक है। बट डाउट आएगा आपका, इसलिए मैंने बता दिया। अगले पे आते हैं। VSM and Co availed ITC of 42,500 during September under the IGST Act instead of availing 21,250 under each CGST SGST। उसने गलती से टोटल ले लिया है। Raghu, the accountant of the above entity, would like to use PMT 09 for making a transfer from IGST to CGST SGST Act। सर हाँ, PMT 09 तो कर सकते हैं, जल्दबाजी में यही गलती होगी। ये जो PMT 09 का ऑप्शन है आपके पास, ये कैश लेजर के लिए होता है, ठीक है। ITC ई क्रेडिट लेजर के लिए नहीं होता। इसके लिए आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा और नया वाला क्रेडिट सही से लेना पड़ेगा, ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। अगला, फ्लोरिश सेल्स इंपोर्ट्स वर बीइंग प्रोविजनली असेस्ड पेंडिंग अ वेरिफिकेशन दैट द डिपार्टमेंट वाज कैरिंग आउट। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन, असेसमेंट वर फाइनलाइज्ड एंड फ्लोरिश सेल्स वाज आस्क्ड टू पे 12 लाख रुपीज विच इट पेड। आफ्टर 6 months, 6 महीने गुजर गए, स्क्रूटिनी किया वेरिफिकेशन रिपोर्ट का, 6 महीने तक सोते रहे, 6 महीने बाद वो स्क्रूटिनी किया एंड taking a legal opinion, it filed a claim for refund of 8 lakh on the ground that the differential amount should be 4 lakh only and there were factual errors in the verification report। 12 लाख रुपए पे किया, 6 महीने तो कुछ नहीं किया, उसके बाद देखा अरे इसमें तो गलती है, 4 लाख ही पे करना चाहिए था, 8 लाख का रिफंड दो हमें। इज दिस करेक्ट? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस क्लेम? दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। आपको याद होगा प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज, अ रिफंड क्लेम is not a substitute for appeal। अगर आपको रिपोर्ट में प्रॉब्लम था तो आपको अपील फाइल करना चाहिए था, जिसका टाइम होता है 60 days। सो दिस यू आर ट्राइंग टू गेट अ बैकडोर एंट्री। बैकडोर एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज किया था, बैकडोर एंट्री लेके आप इसका अपील की तरह रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हैं, नॉट अलाउड। अपील में हायर अथॉरिटी रिव्यू करती है, लेकिन आप ये जो रिफंड फाइल कर रहे हैं उसमें तो हायर अथॉरिटी के पास जा ही नहीं रहे हैं, आप उसी अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। And under any law, the rule is that one authority cannot review its own decision। तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस आ जाएगा, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज का केस लॉ आ जाएगा। अपने वर्ड्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, 60 days लैप्स हो चुके हैं। आ जाओ, एडवांस रूलिंग, बहुत ही एलिमेंट्री सवाल पूछा है। ऋषभ इंटेंड्स टू स्टार्ट सेलिंग गुड्स इन दिल्ली, हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमिन द क्लासिफिकेशन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। Rishabh's tax advisor has advised him to apply for the advance ruling. He told Rishabh that advance ruling would bring him certainty and transparency and avoid litigation later। बिल्कुल ठीक है, बट इसमें देखते हैं भी क्या पूछ रहे हैं। You are required to advise Rishabh। Rishabh is apprehensive that if at all advance ruling is permitted, he has to seek it every year। Whether Rishabh's apprehension is correct? No। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्लासिफिकेशन आप पूछ सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई एडवांस रूलिंग में आप नहीं रेस कर सकते। दूसरी बात, एडवांस रूलिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, इट स्टेज एज इट इज unless there is some change in law, circumstances, facts, या फिर आपका कहीं झूठ पकड़ा जाए। अगर ये चीज़ें नहीं होती, मतलब LFC अगर नहीं होता, लॉ फैक्ट सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज होते या आप कहीं झूठ में नहीं पकड़े जाते, तो जैसा एडवांस रूलिंग हमने दिया है वो एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा। यू डोंट हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर।
Tax advisor is of the view that order of authority is final and not appealable. Whether the tax advisor view is correct. गलत. ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, इफ यू डू नॉट एग्री विद इट, आप इसके अगेंस्ट एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज, एंड इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले, आपको और 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा. ये बात समझ में आई? हाँ सर. आज Ramkumar Enterprises is entitled for exemption from tax under GST. However, it collected tax from buyers worth 50,000 in the month of August. It has not deposited the said amount, which is collected as GST with the government. You are required to brief him the consequences of collecting but not depositing as per 76. Basically बात क्या आती है कि अगर आप कोई भी टैक्स कलेक्ट करते हो, you have to deposit to the government. आपको डिपॉजिट करना ही करना पड़ता है गवर्नमेंट में. इस केस में आपको शो कॉज नोटिस कभी भी आ सकता है. इसके बाद का ऑर्डर आपका 1 ईयर में आएगा. मुद्दे की बात, आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे लगना स्टार्ट होगा वो कोई ड्यू डेट वगैरह से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन स्टार्ट होगा. फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन स्टार्ट होगा. यही आपकी मोटा मोटा 76 की बातें आएंगी. जिसको 5 मार्क का ये याद होगा वो लिख पाएगा. ठीक है, इसका रीडिंग एक बार आप ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इग्नोर हो जाता है. मतलब पता होता है लेकिन लिखना कैसे नहीं पता होता. इट इज मैंडेटरी टू पे द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग द टैक्स अंडर जीएसटी लॉ टू द गवर्नमेंट. Every person who has collected from any person and any amount representing as tax and has not paid shall forthwith immediately pay the amount to the government irrespective of whether it was taxable or not. फिर नहीं किया तो आपके ऊपर शो कॉज नोटिस आएगा फॉर रिकवरी अलोंग विद द पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट. आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा. The PO shall, after considering the representation made by the person on whom the show cause notice is served, determine the amount due, and thereupon the person shall pay the amount so determined along with the interest at the rate specified under section number 50. 18% का इंटरेस्ट. मुद्दे की बात ये चाहिए अंडरलाइन करी हुई आपके आंसर में. फ्रॉम द डेट इट वॉज कलेक्टेड टिल द डेट पेड टू द गवर्नमेंट. कोई ड्यू डेट से अगले दिन से नहीं, उसी दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. बाकी इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि कोई पेनल्टी वेवर वगैरह नहीं मिलेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 76, नॉट 74A और 73 और 74. अगले पे आओ. निकुंज इंपोर्टेड अ स्पोर्ट्स कार फ्रॉम जापान. ही पेड द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी and an order for home consumption was issued. At the time of actual clearance, he found the sports car was destroyed due to a fire occurred at the custom station. तो डिस्ट्रॉय हो गया है कस्टम स्टेशन पे. कौन सा सेक्शन आ रहा है दिमाग में? 23 आना चाहिए. द लॉस इज फॉर एवर एंड बियॉन्ड रिकवरी. तो रिकवरी वगैरह नहीं हो सकती. तो 23(1) आपको याद आ रहा होगा कि डिस्ट्रॉय होता है तो आप असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर के सेटिस्फैक्शन को प्रूव करेंगे, एंड विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 13 पिलफ्रेज, उसको प्रेजुडिस करे बिना हम यहाँ पे रिमिशन क्लेम करेंगे. तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी पे कर दिया है ना, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा. एंड वेदर योर आंसर वुड डिफर इफ निकुंज warehoused the sports car due to the delay in legal formalities after complying with the provisions and fire occurred after the payment of duty but before the clearance. सिंपल बात पूछ रहा है कि क्या 23 का स्कोप वेयरहाउस गुड्स की तरफ जाता है? आंसर इज यस. यहाँ पे भी मुझे सेम आंसर लगेगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा अगर मैंने पेमेंट कर दिया है तो रेमिशन या रिफंड आपको हो जाएगा. ब्रीफली डिस्कस द मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स. क्वेश्चन नंबर 6 प्लेन थ्योरी आता है. ये हमने याद है प्रैक्टिस बैच वालों, हमने ये डिस्कस किया था कि पेपर में रिकवरी जनरली ओवरऑल वे में आएगा, तो आपको मोटा मोटा लिखना आना चाहिए. 79 के डंडे की बात कर रहा है. 79 के रिकवरी के डंडे कैसे कैसे लगते हैं? आप उसकी प्रॉपर्टी डिटेन कर सकते हैं, डिस्ट्रेस कर सकते हैं, आप गार्निशी प्रोसीडिंग्स लगा सकते हैं, थर्ड पार्टी से रिकवरी, आप उसका प्रॉपर्टी डिटेन करके सेल कर सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेट के थ्रू रिकवरी करवा सकते हैं. ठीक है, आप CGST को SGST के एरियर्स, उसमें आप क्रॉस एम्पावरमेंट के साथ रिकवरी कर सकते हैं. तो इसके बस एक बार आपको रीडिंग लेने हैं कि 6 पॉइंट्स है तो हम कुछ डाल पाए. ठीक है, अगर नहीं लिया अभी तक पॉइंट्स तो आप इसमें रीड कर सकते हो 79 के पॉज करके. ठीक है, इसमें से बस आपको मोटा मोटा लिखना पड़ेगा, डिटेल में हम डिस्कस करते उतना जरूरत नहीं होता. ठीक है, चलो अगला क्या है? डिस्कस इन ब्रीफ द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग द समन्स अंडर द GST लॉ. तो देखो मोटा मोटा इसकी 4-5 बातें आती है कि समन्स जस्टिफाइड होने चाहिए जब आप किसी को पर्सनल प्रेजेंस में डालते हो. ठीक है, रिपीटेड करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड बार बार मत बुलाओ, मिनिमम नंबर पे रखो. ऑफिस आवर्स के अंदर बुलाओ, अब उसको बिठा के मत रखो रात को सुबह अननेसेसरी, अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी के चलते मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ, देन दैट इज फाइन. ऑफिस आवर्स में बुलाओ, ऑफिस प्रीमाइसिस में बुलाओ, इधर उधर मत बुलाओ. यही जनरल बातें इसके अंदर आती है.
यस, ये 4-5 बातें आती है। टॉप मैनेजमेंट को जनरली आप मत बुलाना अनलेस यू नो देयर इन्वॉल्वमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप स्टार्ट में डाल सकते हो कि समन्स कभी भी डायरेक्टली इशू नहीं किए जाते। इट इज जनरली इशूड व्हेन देयर इज सम इंक्वायरी और प्रोसीडिंग पेंडिंग। जब कुछ मेरा चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, अब मुझे पता चलता है अरे आई नीड पर्सनल प्रेजेंस ऑफ समवन, तो फिर आप ये वाली बात से ओपन कर सकते हो और ये 4 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है जी। अंडर जीएसटी लॉ हु कैन ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, चैप्टर 18 है ये, उसके अंदर अरेस्ट को छोड़ के सब जगह जेसी है। जेसी मिनिमम रैंक वाला होना चाहिए, मिनिमम रैंक ऑफ जेसी इसको ऑथराइज करेगा। सर्कमस्टांसेस क्या, आपने टैक्स वगैरह सप्रेस किया है, आपने टैक्स इवेजन किया है, इसमें वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी है, जिसको आता है सो आता है, वरना फिर थोड़ा बहुत तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, आप आईटीसी वगैरह एक्सेस ले रहे हो, टैक्स सप्रेस कर रहे हो, स्टॉक सप्रेस कर रहे हो, वेयर हाउस ऑपरेटर आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वाले इसके अंदर आ जाएंगे, तो उनका भी हम यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। With reference to 9A, mention the ways that constitute circumvention of anti-dumping duty. That may warrant action. ठीक है, एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना है अभी, वो कह रहे हैं वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग सर्कमवेंशन। तो आप उसका फॉर्म बदल देते हो, असेंबल्ड डिसअसेंबल्ड, आप उसका डिस्क्रिप्शन ही बदल देते हो। ठीक है, आप उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन बदल देते हो, आप उसका नेम बदल देते हो, या एनी अदर मैनर जिसके अंदर हमारी लगाई हुई ड्यूटी रेंडर हो जाती है इनइफेक्टिव। बराबर, देखो डिस्क्रिप्शन, नेम कॉम्पोजिशन चेंज करना, फॉर्म बदल देना, कंट्री बदल देना, या एनी अदर मैनर वेयर आवर ड्यूटीज रेंडर्ड इनफेक्टिव, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इन्वेस्टिगेशन करा के उसके ऊपर भी ड्यूटी एक्सटेंड कर देगा। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ऐसे केसेस में एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नॉट बिफोर द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। विद दिस हमने कितना लगाया, मोटा मोटा 1 घंटा 15 मिनट लगाया, एंड इसके अंदर पूरी एमटीपी कवर हो गई है। ठीक है, आई थिंक एमटीपी से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, प्रैक्टिस बैच वालों को तो पक्का आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी क्लास में कवर हुई है इन वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल। मज़ा आए तो ज़रूर रिव्यू छोड़ के जाना और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर नंबर 5। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।